Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 33 किलोमीटर का है और उसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया है। उसने बता दिया है कि पूरी दुनिया में इस 33 किलोमीटर का क्या महत्व है। दोस्तों, आपको भी जीवन में कुछ ऐसा ही बनना है। आई वॉन्ट यू टू बिकम इंडिस्पेंसेबल। मैं आप चाहता हूं कि आप इंडिस्पेंसेबल बन जाए। इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या है, एक उदाहरण से आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये माइक है, ये मैं जो है इस माइक का ये जो हिस्सा है ये मैंने रशिया से मंगाया, ये जो हिस्सा है मैंने अमेरिका से मंगाया, ये चाइना से मंगाया, ये इजराइल से मंगाया, लेकिन फिर भी ये माइक जो है मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिया से ये बैटरी मंगाना भूल गया। मैंने इंडिया से ये बैटरी नहीं मंगाया, तो फिर ये माइक मेरे किसी काम का नहीं है। जिस दिन इंडिया या फिर आप भी इंडिस्पेंसेबल बन जाएंगे उस दिन आपको कोई भी हल्के में नहीं लेगा। तो बी इंडिस्पेंसेबल। जिस दिन इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन जाएगा, ग्लोबल चेन सप्लाई चेन का जिस दिन भारत पार्ट बन जाएगा उस दिन भारत जो है डेवलप हो जाएगा। उस दिन भारत जो है अमेरिका को पीछे कर देगा। तो हमको क्या करना है? हमको ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना है। देखो ना, सिर्फ ये 33 किलोमीटर का है, लेकिन पूरी दुनिया को इसने बता दिया कि भाई 33 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। कभी कभी छोटी चीजें जो होती है ना, छोटी चीजों का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको क्या बनना है? जीवन में इंडिस्पेंसेबल बनना है। इंडिस्पेंसेबल मतलब क्या? आपको कोई रिप्लेस ना कर पाए। आपका कोई एक पोजीशन होना चाहिए। जिस तरह इस बैटरी के बिना इस माइक का कोई मतलब नहीं है, वैसा ही आपको भी जीवन में बनना है। भारत को भी ये बैटरी बनना पड़ेगा कि जब तक ये बैटरी नहीं लगाएंगे ये माइक नहीं चलेगा। जिस दिन भारत ये बैटरी बन गया उस दिन पूरी दुनिया जो है भारत का लोहा मानना शुरू कर देगी। इन शब्दों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको एक ये स्लाइड दिखाना चाहता हूं। इसमें आपको एक कॉमन सा चीज दिखेगा। जब भारत में कोरोना वायरस आया था 2020 में, उस समय हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बात कही। क्या कही? कि कोविड-19 इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी, नो नीड टू पैनिक। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोविड-19 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और फिर इसके बाद क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं, पूरा इतिहास जानता है कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया और भारत में भी हाहाकार मचाया। बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा? कोविड-19 इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी, नो नीड टू पैनिक, हेल्थ मिनिस्ट्री। आगे आइए, ये 8 नवंबर 2016 है, डिमोनेटाइजेशन हुआ भारत में। नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया रात में 8 बजे, देश को संबोधन किया और बोला कि भाई ये नोट अब नहीं चलेंगे। क्या कहा गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड द सिटीजन दैट देयर इज इनफ कैश अवेलेबल इन द सिस्टम। इनफ कैश है। फिर आप देखिए, कोरोना वायरस इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी। यहां पे गवर्नमेंट ने आज क्या कहा है कि नो फ्यूल क्राइसिस, कोई फ्यूल का क्राइसिस नहीं है। एलपीजी सप्लाई बिंग रिप्रायोरिटाइज्ड, गवर्नमेंट सेज इंडिया वेल प्रिपेयर्ड। भारत जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर है, कोई फ्यूल क्राइसिस नहीं है। गवर्नमेंट ने ये भी, आप माई गवर्नमेंट देखेंगे, मेरी सरकार का जो ट्विटर हैंडल है वहां से बोला है अफवाहों को ब्लॉक करें और फैक्ट्स पर टिके रहें। और उन्होंने फैक्ट्स भी बताया कि भाई देखिए भारत में इतना जो है 7 से 8 हफ्तों का जो है हमारे पास बफर स्टॉक है तेल का, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहती कि भाई ये दिक्कत है, लेकिन बाद में क्या होता है ये आप सबको पता है कि भाई कोरोना के बाद क्या हुआ ये आपको पता है, डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद क्या हुआ ये आपको पता है। तो सरकार जो है हमेशा ये क्लेम करती है कि भाई हम पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार सुरक्षित है भी, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 7 से 8 हफ्तों का स्टॉक है इसके पास, तो कोई घबराने की बात भी नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है ये आपको समझना होगा। दिक्कत ये हो जाती है कि जब ऐसी खबरें आती हैं, कैसी खबरें? ऐसी खबरें कि भाई एशियन एयरलाइंस ने अपने भाड़ा जो है, फेयर जो है उसको बढ़ा दिया है। ऐसी खबरें आती है कि झारखंड में रेस्टोरेंट के पास 2 दिन का स्टॉक है, 600 रुपए तक ज्यादा वसूली जा रही है। पहले 1200 रुपए का जो सिलेंडर मिल रहा था अगर उस पर 600 रुपए जोड़ दे तो 1800 रुपए का हो गया। फिर ऐसी खबर आती है कि व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति बंद, घरेलू कटौती, राजधानी के 90 होटलों से पाइप से गैस आपूर्ति हो रही है। मान लो ऐसी खबरें आ रही हैं, जैसे कि ये खबर देख लीजिए आप कि दिल्ली हाईकोर्ट के जो लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई कैंटीन ने खाना देना बंद कर दिया है, बहुत सारे जो मेन्यू में जो खाना होता है, जो आइटम्स होते हैं उनको रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। फिर ऐसी खबर आती है कि ईरान जंग का असर, फ्लाइट हुई महंगी। फिर ऐसी खबर आती है कि भाई देश भर में रसोई गैस के लिए एस्मा लागू। फिर आप ऐसी खबर देखें, हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, न्यूज 18 मिनट, सब पर यह खबर चल रही है। राजस्थान सरकार राज्य में कमर्शियल सिलेंडरों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। जब ऐसी खबरें आती हैं तो क्या दिक्कत होती है आपको समझना होगा। समझिए ध्यान से। एक बैंक था पीएमसी बैंक था एक। होता क्या है, बैंक क्या करता है, बैंक डिपॉजिट लेता है, डिपॉजिट, और हम लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं। सिंपल सा बैंक, आपको एक मतलब समझाता हूं बेसिक सा, क्योंकि बैंकिंग चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे मैं बताना क्या चाहता हूं। बैंक के पास क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट कमाता है और इंटरेस्ट हमको देता भी। अगर हम डिपॉजिट करेंगे पैसे तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। और अगर हम लोन लेंगे बैंक से तो बैंक लोन से इंटरेस्ट कमाता है। अफवाह यह फैली कि पीएमसी के पास, और कुछ इसमें सत्यता भी थी, कि पीएमसी के पास अब पैसे नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर पीएमसी में अपना 100 करोड़ रुपए जमा कर रखा है
100 करोड़ रुपए आपने जमा कर रखा है तो अब उसको पैसे नहीं मिलेंगे, ये अफवाह फैल गई कि पीएमसी के पास अब पैसा नहीं है, तो बैंक पैसा देगा कैसे। अब क्या हुआ कि पीएमसी के जितने भी कस्टमर थे, पंजाब महाराष्ट्र बैंक के जितने भी कस्टमर थे, वो सारे बैंक के पास चले गए और बैंक को बोला कि भाई मेरा पैसा वापस करो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए जमा किया है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए जमा किया है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा किया है। क्योंकि बैंक के एक दो कस्टमर थोड़े, बैंक के हजारों कस्टमर है और सारे कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा कर रखा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि बैंक अपने पास सारा पैसा नहीं रखता। मान लो कि मैं अगर बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि बैंक जो है सारे कस्टमर का पैसा बैंक में रखेगा। बैंक क्या करता है, उन सारे पैसों को लोन पे चढ़ा देता है, लोन पे। बैंक के पास तो पैसा था नहीं। अब जब सारे कस्टमर एक साथ बैंक के पास पहुंच जाएंगे तो बैंक कहां से पैसा देगा। बैंक तो सारा पैसा लोन पे चढ़ा रखा है, सारा नहीं, एक अमाउंट होता है जो आरबीआई सेट करता है कि इतना पैसा आप लोन पे दे सकते हैं, इतना पैसा आपको कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा। वो बहुत टेक्निकल चीजें हैं, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसमें नहीं जाना है। सिंपल सा समझिए कि बैंक के पास अगर हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक अपने पास पैसा नहीं रखता है, बैंक क्या करता है, उसको लोन पे चढ़ा देता है। अब तो लोन पे कोई और व्यक्ति लिया हुआ है, अब मैं जाके बोलूं कि भाई मेरा 100 करोड़ रुपए दो, तो बैंक क्या कहेगा कि भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं। अब इसी तरीके से ये अफवाह फैलते चली गई और बैंक हो गया पूरी तरीके से करप्ट, बैंक हो गया पूरी तरीके से खत्म, बैंक हो गया बंद। क्यों? क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं था देने के लिए। ये दिक्कत हो जाती है, समझ में आ रही है। तो अफवाह जब फैलने लगती है तो सिचुएशन ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम नहीं होता है वो भी प्रॉब्लम बन जाता है। अब देखिए इस तरह की अगर न्यूज आएगी, इस तरह हमें मालूम है कि भाई सरकार बातें छिपाती है, बिल्कुल सही बात है। सरकार के पास हो सकता है कि स्टॉक उतना ना हो, ये भी बात सही है। लेकिन जब ऐसी खबरें लोगों के बीच में जा रही हैं तो पता क्या हुआ, लोग रात भर लाइन में खड़े हो जा रहे हैं, लोग सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति एक सिलेंडर जिसके यहां आता था वो क्या कर रहा है, काला बाजारी करके एक सिलेंडर और खरीद रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई हो सकता है कि आने वाले समय में सिलेंडर और महंगा हो जाए, तो अभी से खरीद के रख रहा है। आपने कभी देखा हो कि नमक के साथ कभी ऐसा हुआ कि नमक जो है उसके दाम बढ़ने वाले हैं तो लोगों ने कालाबाजारी करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि प्याज के दाम ऐसे ही पाया, प्याज के साथ भी ऐसे ही हुआ, अनियन के साथ उसके दाम बढ़ने वाले, लोगों ने खूब कालाबाजारी की, स्टॉक करके घर में रखना शुरू कर दिया। अब सिलेंडर के साथ भी ऐसा ही होगा। एक तो हमारे पास क्या है, सप्लाई कम है, ध्यान से समझिए, ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। एक तो हमारे पास सप्लाई कम है और लोगों के डिमांड खत्म नहीं हो रहे हैं। और सिलेंडर तो सबकी जरूरत है ना, बिना सिलेंडर के काम कैसे चलेगा, खाना तो सब खाएंगे, सबको सिलेंडर की जरूरत है। तो डिमांड कम नहीं हो रहा है, ठीक है, और जबकि डिमांड बढ़ ही रहा है, डिमांड जितना था उससे बढ़ रहा है और सप्लाई में कमी हो रही है। ये सिचुएशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। क्योंकि मान लो कि 2 सिलेंडर है और खरीदने वाले 5 लोग हैं, तो वहां पे बोली लगेगी, नीलामी होगी। भाई अच्छा 800 रुपए आप दे रहे हैं, ठीक है मैं 1000 रुपए दूंगा। अच्छा आप 1000 दे रहे हैं, मैं 1200 रुपए दूंगा। अच्छा आप 1200 दे रहे हैं, मैं 1500 दूंगा। और इस तरीके से महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सप्लाई तो कम है पहले से ही, लेकिन डिमांड पहले से जो था, पहले 10 सिलेंडर का डिमांड था, तो अब लोग काला बाजारी करके 10 सिलेंडर और मांग रहे हैं, यानी कि 20 सिलेंडर का डिमांड हो गया। तो इस तरीके से सरकार बैकफुट पे चली जाती है, इस तरीके से महंगाई बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको भी समझदारी दिखाना होगा। अगर आपको 1 सिलेंडर की जरूरत है तो 1 ही सिलेंडर लीजिए, 2 सिलेंडर मत लीजिए। आपको जितनी जरूरत है उतना ही कीजिए। सरकार धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगी सारी चीजें। जैसे ही मैंने पहले भी आपको वीडियो में बोला है कि ये वॉर रुकना चाहिए, जैसे ही वॉर ये रुकेगा उसके कुछ दिन बाद ही सारी चीजें सही हो जाएंगी और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। तो आपको देखो, सच्चाई तो है कि भाई हमारे यहाँ सिलेंडर की कमी है, इसे सरकार झुठला नहीं सकती। सरकार का काम है कि भाई नॉर्मल करना लोगों को, कि पैनिक ना करे, सरकार काम है। लेकिन कोविड-19 में क्या हुआ आपको पता है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, और फ्यूल का प्राइसेस बढ़ेंगे आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि हमारे पास सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। जाहिर सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यही कहता है कि सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तो कोई भी चीज के दाम बढ़ जाएंगे। ये कॉमन सी बात है। तो ये आपको हकीकत समझना होगा आपको कि भाई जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग कीजिए, नहीं तो चीजों के दाम और बढ़ जाएंगे और बढ़ाने वाले आप ही लोग होंगे। अब आप बोलेंगे सर आप कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, कांग्रेस के टाइम में भी तो ऐसा होता होगा, आप बीजेपी की बात करते हैं, आप सरकार की बुराई करते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये है 2016, ठीक है। 2016 में भी ऐसी स्थिति हो गई थी, लोग इस तरह के लाइन लगा के गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे थे। 2016 में तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। अब आ जाइए यहां पे 2008 में लोग रात में 2 बजे लाइन में लगते थे सिलेंडर के लिए। कितने बजे? रात में 2 बजे सिलेंडर के नंबर जब लगते थे ना, लोग 1-1 महीना वेट करते थे, तब उनको सिलेंडर मिलता था। यह स्थिति थी 2008 में। ऐसी स्थिति नहीं है कि भाई कांग्रेस के टाइम में बहुत सब कुछ अच्छा था और बीजेपी के टाइम में खराब हो गया। सरकार किसी की भी हो, कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं होता कि भाई ये कांग्रेस के टाइम में आएगी और ये बीजेपी के टाइम में आएगी, ऐसी नहीं। स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में, कि ये चीजें होना एज यूजुअल है, ये होना ही था। और इसके लिए अगर आप देखेंगे जो इंडिया का गवर्नमेंट बजट जो हमने इस बार लाया है, और चाहे हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें गवर्नमेंट ने प्रेडिक्ट कर दिया था, पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई ऐसी अस्थिरता आ सकती है, इनस्टेबिलिटी आ सकती है, पॉलिटिकल केओस हो सकता है पूरी दुनिया में।
तो बीजेपी वाले अगर कांग्रेस को बोल रहे हैं तो ये भी सही नहीं, कांग्रेस वाले बीजेपी को बोल रहे हैं तो ये भी सही नहीं। कांग्रेस वाले भी कोई दूध के धुले नहीं है। उनके टाइम में क्या स्थिति थी देखो ना, उस समय का मिनिस्टर क्या कहते थे, मिनिस्टर हैं ये, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो कहते थे कि शटिंग डाउन पेट्रोल पंप्स आफ्टर 8 PM वन ऑफ द वेव टू कंजर्व फ्यूल। कहना कि 8 बजे के बाद, रात में 8 बजे के बाद अगर हम पेट्रोल पंप बंद कर दें तो इससे हम तेल बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्यूल को। तो इस तरह के बयान जो है वो दिया करते थे। ये कब का है? 2013 का है। इसी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो देखिए आप लोग कभी भी सरकार का, देखो सरकार का हमेशा स्टैंड विद योर कंट्री नॉट विद योर गवर्नमेंट। अगर आप सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे, सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे तो सरकार को क्वेश्चन कौन पूछेगा, प्रश्न कौन पूछेगा कि सरकार आपने ये गलती की है, इसको ठीक कीजिए। तो हमेशा अपोजिट साइड में खड़ा हुआ कीजिए कि सरकार अगर कोई गलती कर रही है तो उसको पॉइंट आउट कीजिए, अगर अच्छी चीज कर रही है तो उसका पीठ थपथपाइए, अप्रिशिएट कीजिए। हमेशा क्रिटिकल नहीं हुआ जाता है। सरकार अगर अच्छा काम करे शाबाशी दीजिए, खराब काम करे उसको क्वेश्चन कीजिए, बट डोंट स्टैंड विद द गवर्नमेंट, स्टैंड विद योर कंट्री। सरकार के साथ नहीं है, देश के साथ खड़ा हुआ कीजिए। ये आपको मैं ये चीज बताना चाहता था। और देखिए सिर्फ भारत में ही नहीं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, हर एक देश में यही स्थिति है। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। मैंने आपको बहुत बार समझाया कि ये जो वॉर लड़ा जा रहा है इससे कोई भी देश बचेगा नहीं, सारे देशों पर इसका असर पड़ने वाला है। तो कोई भी ये ना सोचे कि भाई कोई भी देश की भाई हम तो इससे बच जाएंगे, हम पर क्या असर पड़ने वाला है। सब पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि भाई ये ग्लोबल चेन सप्लाई का पार्ट है। कौन? ईरान ग्लोबल चेन सप्लाई का पार्ट है। और जो भी ग्लोबल चेन सप्लाई का पार्ट हो जाएगा उसको आप हल्के में नहीं ले सकते, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो मेरी बात, बाकी अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो चूल्हे पे खाना बना सकता हूं सर, हमको तो सिलेंडर की जरूरत नहीं है, तो आप लकड़ी से चूल्हे के आज लकड़ी वाले चूल्हे के 10 फायदे जो है आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर लकड़ी के चूल्हे पे अगर हम खाना बनाएंगे तो उसके क्या 10 फायदे हो सकते हैं। कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर सिलेंडर की तो जरूरत है ही नहीं हमको, आज से 10 साल पहले सिलेंडर नहीं था तो हम लोग लकड़ी पे ही खाना बनाते थे, फिर से लकड़ी पे खाना बना लेंगे, तो कोई बात नहीं है। आज फोन क्यों चला रहे हैं आप लोग, यूट्यूब क्यों चला रहे हैं, चले जाइए उसी दुनिया में, डायनासोर वाली दुनिया में, है ना। तो आपको लगता है कि सर लकड़ी वाले खाने के बहुत सारे फायदे हैं, तो कमेंट में बताइए। और इस तरीके से जो है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं क्या क्या फायदे हैं। अगर आपको लगता है, आप एग्री करते हैं कि सर लकड़ी से खाना बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि सर खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, एक और चीज अब दूसरी खबर पे ले चलता हूं आपको। दूसरी खबर क्या है? हाउ मच डेब्ट डज इंडिया हैव? भारत के ऊपर कितना कर्ज है? भारत के ऊपर कितना कर्ज है? सर ये आप क्या बोल रहे हैं, भारत के ऊपर कर्ज? बिल्कुल, जैसे आपके ऊपर कर्ज होता है ना, मेरे ऊपर कर्ज होता है, वैसे ही देश के ऊपर भी कर्ज होता है। सर देश के ऊपर कर्ज कैसे आ जाता है? देश लोन लेता है क्या? बिल्कुल लेता है लोन। सर देश किसी से पैसा लेता है क्या? बिल्कुल पैसा लेता है। क्या है लाइन, ध्यान से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द रिसीट बजट 26-27 2026-27 की बात कर रहा हूं, ये मत समझिएगा आप 10 साल पहले नहीं, 2026-27 द आउटस्टैंडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट एंड द अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 214 लाख करोड़। कितना? 214 लाख करोड़ का हमारे ऊपर लोन है, कर्ज है, डेट है, डेट। सर 214 लाख करोड़ मार्च 2027, ये डेटा दे रहे हैं आप? बिल्कुल, ये है हमारे ऊपर कर्ज। लेकिन ये कर्ज हुआ कैसे सर? 214 लाख करोड़ तो बहुत ज्यादा होता है, ये कर्ज हमारे ऊपर आया कैसे? सर ये कर्ज चुकाएंगे कैसे? और सर ये लोन देता कौन है? बिल्कुल, ये सारी चीज आपको बताऊंगा। दो तरह की बोरोइंग होती है, एक होता है एक्सटर्नल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरोइंग मतलब बाहर से हम लोग लोन लेते हैं, जैसे IMF से ले लिए, वर्ल्ड बैंक से ले लिए, किसी और देश से ले लिए। एक होता है इंटरनल बोरोइंग। इंटरनल बोरोइंग जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, मान लो एक पेपर निकाल दी जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, और गवर्नमेंट बॉन्ड मैं गया खरीदने पोस्ट ऑफिस से, मान लो खरीदने गया, तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, गवर्नमेंट इस पे लिख कर दे देगी ये जो बॉन्ड है ये 10,000 रुपए का है। गवर्नमेंट अपना सिग्नेचर कर देगी यहाँ पे और बोलेगी कि भाई आप 10,000 रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिए और ये कागज लेके आप चले जाइए। सिर्फ कागज 10,000 रुपए का, हाँ 10,000 रुपए मैंने पोस्ट ऑफिस में जमा किया, ये कागज मैं लेके आ गया और ये कागज मैं अपने पास 20 साल तक रखा। क्यों? क्योंकि इसका 20 साल तक इसका मेच्योरिटी पीरियड था, 20 साल में ये मेच्योर हो जाएगा। 20 साल बाद क्या करेगी गवर्नमेंट, 10,000 के बदले मुझे 12,000 रुपए दे देगी ब्याज जोड़कर। तो सरकार एक तरीके से क्या है, ये भी एक तरीके से लोन है, सरकार के ऊपर कर्ज है। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए सरकार मुझसे लिए, इसको वापस तो करना है ना। कर्ज क्या होता है, जो वापस करना है वो सब कुछ कर्ज है, जो वापस नहीं करना है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गिफ्ट। जैसे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, माँ बाप ने मुझे क्या किया, पढ़ाया लिखाया, तो उन लोगों ने क्या किया, या फिर माँ बाप ने मुझे फोन ला कर दिया, दैट इज गिफ्ट, मुझे वापस नहीं करना है। अब मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनकी सेवा करूंगा, मैं उनको बहुत कुछ दूंगा, वो अलग है, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो मेरे ऊपर कर्ज नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, लेकिन सरकार को जो चीज वापस करनी है वो सब कुछ क्या है, लोन है। तो सरकार के पास 214 लाख करोड़ का लोन है। लेकिन ये 214 लाख करोड़ हुआ कैसे? एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। कुछ कांग्रेस के कुछ लोन रहे होंगे, कुछ भाजपा के कुछ लोन रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है ये भी आपकी।
इसमें कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ही लोन लिया है, मनमोहन सिंह ने नहीं लिया, बिल्कुल सही बात है, मनमोहन सिंह ने भी लोन लिया था। लेकिन ये लोन बढ़ेगा, क्यों लोन बढ़ेगा देखिए ध्यान से। भारत में एक कल्चर चला हुआ है फ्रीबीज का। फ्रीबीज और वेलफेयर में डिफरेंस होता है, आप लोग वेलफेयर और फ्रीबीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वेलफेयर और फ्रीबीज में काफी डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए वैक्सीनेशन, कोई 2-3 साल का बच्चा है, नवजात बच्चा, इन्फेंट बेबी है, उसको हम लोग वैक्सीन दिलाने जाते हैं, तो वो क्या है, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर मेजर्स। लेकिन फ्रीबीज अलग होता है, वेलफेयर और फ्रीबीज में अलग होता है डिफरेंस। भारत का एक सोशलिस्ट स्टेट है, और सोशलिस्ट स्टेट में क्या करना होता है, समाज के कल्याण के लिए काम करना होता है हमें। जैसे मैंने हॉस्पिटल्स बनाए, लेकिन हॉस्पिटल्स बना के मैंने बोला कि भाई ये जो हॉस्पिटल होगा इसमें मैं 1000 रुपए नहीं लूंगा आपसे फी, मैं सिर्फ आपसे 50 रुपए फी लूंगा, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर मेजर्स। ये फ्रीबीज नहीं है, लेकिन फ्रीबीज और वेलफेयर मेजर में डिफरेंस होता है। लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि फ्रीबीज और वेलफेयर मेजर एक ही होता है। जैसे एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, एमजी नरेगा ये जो है, इसका नाम बदल दिया गया है अभी। तो ये क्या है, इट इज वेलफेयर मेजर, इट इज नॉट फ्रीबीज। तो फ्रीबीज और वेलफेयर मेजर में डिफरेंस होता है। ये जो फ्रीबीज है, ये 214 लाख करोड़ जो है ना हमारा कर्ज, इसको और बढ़ाने वाला है, ये और बढ़ाने वाला है। ध्यान से देखते जाइए आप, यहां पे आपको चीजें दिखाना चाहता हूं। लोग फ्रीबीज के चलते काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसा मिल जा रहा है। देखिए भारत की जीडीपी की जो है, मान लीजिए 7% है, 7% है। बहुत सारे लोग जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। अगर सबको ही अपना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देने लगे तो हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल जीडीपी। यानी कि पहले 7% हो सकता है, हमारा 10% हो जाए। क्यों? क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। भारत में जो फ्रीबीज का कल्चर चला हुआ, इसे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत आलसी हो गए हैं। सब कुछ फ्री में बांटते रहो। और फ्री में कैसे बांट रहे हैं, टारगेट बेस्ड नहीं, टारगेट बेस्ड फ्रीबीज नहीं दिए जा रहे हैं। फ्रीबीज चलो दे भी रहे हो, टारगेट बेस्ड नहीं। जैसे मान लो कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में अगर आप बस से ट्रेवल करते हैं, डीटीसी के बस से, तो आपको टिकट नहीं लेना है। अगर आप महिला हैं तो आपको टिकट नहीं लेना है, आपको कोई पैसे नहीं देना है। तो अगर आप सफाई कर्मी हैं, सफाई करने वाली हैं, तब भी आपको टिकट नहीं लेना है। और अगर आप टाटा कंपनी में काम करती हैं तब भी आपको टिकट नहीं लेना है। ये दिक्कत की बात है, क्योंकि टाटा में काम करने वाली जो महिला है उसके पास पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त धन है, वो टिकट खरीद सकती है 20 रुपए का। तो वहां पे दिक्कत है कि सबको यूनिवर्सल जो है हम लोग फ्री भी बांट रहे हैं कि भाई ले जाओ पैसे। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पीएम ब्लेम्स अपोजिशन, अपोजिट पार्टी डेंजरस फ्रीबी कल्चर। बोला कि रेवड़ी कल्चर का ये जो चलन है ना, ये बहुत गलत है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन आगे देखते जाइए, लग गई लॉटरी, असम में 40 लाख महिलाओं को मिले 9,000 रुपए। तो कितने खर्च हुए भाई, कितने, 40 लाख मिले तो 3600 करोड़, 3600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 3600 करोड़ रुपए ले जाओ भाई। अब ये जो 3600 करोड़ रुपए हैं, ये जो व्यक्ति हैं, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये अपनी जेब से थोड़े दे रहे हैं या फिर अपनी सैलरी से? नहीं, सैलरी से नहीं देंगे, जेब से नहीं देंगे। कहां से देंगे, लोगों के टैक्स के पैसे से। और टैक्स अगर नहीं है तो क्या देंगे, लोन ले लेंगे भाई, लोन ले लेंगे टैक्स से। देखो सरकार का क्या है, सरकार की आमदनी है 100 रुपए और सरकार खर्च कर रही है 200 रुपए। तो ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा जो खर्च कर रही है वो कहां से आ रहा है, लोन ही तो ले रही है सरकार। और इसीलिए जब लोन लेते रहेगी और लोन ले लेकर ये सब काम किए जाएंगे, कौन से काम जिससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मान लो कि मैं हॉस्पिटल बनाया, ठीक है, मान लो मैं स्कूल बनवाया, ठीक है, यूनिवर्सिटी बनाया, ठीक है, इन सबको जब मैंने चीजें, रोड्स बनवाई, रोड्स, ठीक है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे क्या होगा, इससे एसेट क्रिएशन हो रहा है, एसेट। और एसेट जब क्रिएशन हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये जो रेवड़ी कल्चर है, ये जो फ्रीबी कल्चर है, ये डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमी के लिए भी बहुत गलत है, बहुत गलत है। समझ में आ रही बात? क्योंकि आज सरकार बांट दे रही है, लेकिन सरकार ये कहां से बांट रही है, सरकार के पास तो पैसे हैं नहीं, तो फिर बांट कहां से रही है, लोन ले रही है भाई। और सिर्फ मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर असम के आप हिमंता बिस्वा शर्मा के विरोधी हैं। बिल्कुल नहीं भाई, विरोधी किसी का नहीं हूं, मैं सबकी बात करता हूं। ये है पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अरे ये भी तो वही कर रही है, कितना, 1000 रुपए पर महीने दे रही है, 1500 रुपए पर महीने दे रही है। सारी गवर्नमेंट की बात करो, तमिलनाडु, ये देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा है एक पार्टी झारखंड में, ये बीजेपी नहीं है, ये भी वही काम कर रही है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, टीडीपी हो, तेलुगु देशम पार्टी जो है, डीएमके है पार्टी हो, एआईएडीएमके हो, कोई भी पार्टी से छूता नहीं है। सारे लोग जो है फ्रीबीज बांट रहे हैं। और देखो यहां पे हमारे देश के जो चीफ जस्टिस है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाई, जस्टिस सूर्यकांत हो या फिर उसके पहले जो बीआर गवई थे, सबने बोल दिया कि सर मत कीजिए, ये लो आप लोग मत कीजिए, इससे देश का नुकसान होगा। सरकार के ऊपर लोन बढ़ रहा है, देश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, आप कमा रहे हैं 100 रुपए और खर्च कर रहे हैं 150 रुपए। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? इससे फिस्कल डेफिसिट,
फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, सरकार का घाटा बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ाना है भाई। अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया, तो ये दिक्कत हो जाएगी। श्रीलंका वाली स्थिति हो सकती है। श्रीलंका में क्या हुआ था, सरकार के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था। तो फिस्कल डेफिसिट हमें नहीं बढ़ाना है। 214 लाख करोड़ का कर्ज है अभी हमारे ऊपर। समझ में आ रही बात? आपको एक और चीज बताऊं, हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी का सबसे ज्यादा खर्च कहां होता है? मान लो कि चलो ये भी छोड़ो, 100 रुपए है सरकार के पास, 100 रुपए, इसमें 100 रुपए में मान लो 100 रुपए ही टोटल सरकार के पास है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा सरकार किस चीज पे खर्च करती है? शिक्षा पे नहीं, स्वास्थ्य पे नहीं, डिफेंस पे नहीं, हॉस्पिटल पे नहीं, रोड बनवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में नहीं, किसमें? लोन के इंटरेस्ट देने में। अरे अगर आप लोन लेंगे किसी से तो ब्याज भी तो देना है उसको। तो सबसे ज्यादा जो हमारा पैसा खर्च होता है वो किस पे होता है? ब्याज पे, ब्याज देने में। ये समझ में आ रही बात? और ब्याज दे रहे हैं, उसे क्या बन रहा है भाई? मान लो मैंने किसी से 100 रुपए लोन लिया, वो 10 रुपए मुझसे ब्याज ले रहा है, कि उसको हर महीने मुझे 10 रुपए वापस करना है। और ये तो मूल जो पैसा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो 100 रुपए है ही, हर महीने उसको 10 रुपए इंटरेस्ट भी देना है, यानी 110 रुपए हो गई ये 10-10 रुपए बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसीलिए जीडीपी का जो सबसे ज्यादा पैसा अगर हम खर्च कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, वो लोन का इंटरेस्ट भरने में कर रहे हैं। अगर इस पैसे का इस्तेमाल हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हो, हम लोग वुमेन पे खर्चा करें, किस पे? वुमेन पे खर्चा करें, ठीक है, यूथ पे खर्चा करें, ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स पे खर्चा करें, है ना, साइंटिस्ट पे खर्चा करें, रिसर्च पे खर्चा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे खर्चा करें, इन सब चीजों पे खर्च कर रहे हैं, दैट इज एसेट क्रिएशन, उससे एसेट क्रिएट होगा। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, लाइबिलिटी। समझ में आ रही है बात? तो ये एक चीज था जो मैं आपको समझाना चाहता था। ये जो है फ्रीबीज का कल्चर जो है भारत से खत्म होना चाहिए, इससे बहुत नुकसान है। फिलहाल भारत ने एक बहुत अच्छा काम किया है। भारत जो है, ये भारत के रणधीर जायसवाल जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है। भारत ने एक मेजर स्टेप लिया कि भाई मैं मोजम्बिक की मदद करूंगा, क्योंकि वहां पे फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, और बाढ़ आया हुआ है तो वहां पे बहुत सारी त्रासदी हुई है। तो भारत ने वहां पे बहुत सारे दवाइयां, बहुत सारे फूड आइटम्स भेजे हैं, एक्सपोर्ट किए हैं। मोजम्बिक के साथ साथ यहाँ पे देखिए ये मेडगास्कर है, और मेडगास्कर में क्या हुआ है? साइक्लोन आया है, साइक्लोन का नाम है फीतिया, ठीक है, और एक और साइक्लोन, इसका नाम है जेजानी, ठीक है। और यहां से हमने क्या किया? बहुत सारी चीजें, ये देखिए ना, ये बहुत सारी चीजें जो है हमने, जो हमारा एयरफोर्स है C-17 एयरक्राफ्ट, उससे जो है हमने अनाज, दवाइयां, बहुत सारी चीजें बाहर भेजी हैं। समझ में आ रही बात? ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, ये आप समझ रहे हैं ना? हाँ, समझा कीजिए आप लोग। एक और चीज आपको बताता हूं, KKR एक टीम है IPL की, और KKR टीम में मुस्तफिजुर रहमान को लगभग 5-10 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, शायद 9 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ बांग्लादेश में, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, इस बांग्लादेशी को हटना चाहिए, IPL में नहीं खेलेगा ये। KKR ने, BCCI ने डिसीजन लिया भाई दबाव में कि नहीं खिलाएंगे। भारत अभी क्या कर रहा है? 5,000 टन जो है डीजल दे रहा है बांग्लादेश को। क्यों? जबकि क्राइसिस का सिचुएशन है। तो हमने एग्रीमेंट कर रखा है, तो जब हमने एग्रीमेंट कर रखा है तो उस एग्रीमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको तो फॉलो करना है। तो 5,000 टन हमने डीजल भेज दिया। तो आप लोग लड़ते रहिए आपस में कि भाई सर मुस्तफिजुर रहमान को हम लोग नहीं खिलाएंगे, सरकार तो काम करेगी अपना। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं किसी भी देश के बीच में, वो स्थिर नहीं होते, वो बदलते रहते हैं और दिन प्रतिदिन बदलते हैं। आज मेरा ये दुश्मन है, कल मेरा दोस्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं, चाइना हमारा दुश्मन है कि नहीं? चाइना को सब लोग दुश्मनी तो मानते हैं कि चाइनीज सामान को बॉयकॉट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज का क्या स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स एंड कंडीशंस थे उसको सिंप्लीफाई कर दिया है चाइना के लिए। सिर्फ चाइना के लिए नहीं, जितने भी नेबरिंग कंट्री है उसमें चाइना भी है। अब चाइना इन्वेस्ट करेगा भारत में। तो इंटरनेशनल रिलेशन एक जैसे नहीं होते, डिप्लोमेसी एक जैसा नहीं होता, रिलेशन एक जैसा नहीं होता, संबंध एक जैसे नहीं होते। इंटरनेशनल रिलेशन में किसी भी दो देश का व्यवहार जो है वो एक समान नहीं होता, वो बदलता रहता है और प्रतिदिन बदलता है, हर दिन बदलता है। आज मेरा दोस्त है, कल दुश्मन हो जाएगा, कल दुश्मन है, परसों दोस्त हो जाएगा। यही स्थिति है। इसलिए हमें आपस में ना लड़के अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार के साथ मैं नहीं बोल रहा हूं, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर सरकार अच्छा काम करे तो सरकार की खूब शाबाशी कीजिए, खूब तारीफ कीजिए, लेकिन अगर गलत करे तो आवाज भी जरूर उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई गैस की दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस की दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत है थोड़ी सी, लेकिन अगर इस तरह का अगर न्यूज फैला, लोगों के बीच में पैनिक हुआ, तो गैस की दिक्कत बढ़ जाएगी। ये वही स्थिति हो जाएगी जो कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए था। ऑक्सीजन सिलेंडर था हमारे पास, हाँ ये कह सकते हैं पहले से भी कमी थी, हम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जब कम चीजों में भी अगर डिमांड बढ़ने लगे तो दिक्कत हो जाती है। और इसी दिक्कत में बहुत सारे लोग मारे गए कोरोना में, ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मारे गए। याद कीजिए वो भयावह तस्वीर,
समझ में आ रही बात आपको? तो इस भयावह तस्वीर को आप याद किया कीजिए। इसीलिए आपको क्या करना है, जमाखोरी नहीं करनी है और क्या करना है, सरकार के साथ खड़ा रहना है। परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं है तो हमें सरकार और देश के साथ खड़ा रहना चाहिए कि भाई हम लोग जमाखोरी नहीं करेंगे, जो हमारा नीड है उसी को हम लोग फुलफिल करेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।